Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from TabirAcademy.com. Today we will be talking about biomolecules. What are biomolecules? They are molecules produced by living organisms and necessary for survival. The different types of biomolecules: water, macromolecules, and small inorganic ions and organic molecules. पहले हम पानी की बात करते हैं. जो लाइफ है अर्थ पे वो वाटर से ही शुरू हुआ था. उसके अलावा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका हम मास देखें तो उसका ड्राई मास होता है और एक उसका जो बाकी मास है. तो उसका जो टोटल मास है उसमें से 80%, अराउंड 80% इज़ वाटर. यानी कि मोस्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एक्चुअली जस्ट मेड ऑफ वाटर. उसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी एक्वियस सॉल्यूशन में होते हैं ऑर्गेनिजम्स में अक्सर. वाटर के बाद हम देखें तो ड्राई मास होती है एक ऑर्गेनिज्म में. उसका 93% मैक्रोमोलिक्यूल से बना है और बाकी जो है वो स्मॉल आयन्स और मॉलिक्यूल्स से बनता है. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो 4 तरह की हैं. एक है प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स से बनता है. अमीनो एसिड्स लिंक होकर पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स. ये 50% ऑफ ड्राई मास ये प्रोटीन्स बनाता है. उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स दे फॉर्म्स 18% ऑफ ड्राई मास और उनमें भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं. उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स दे फॉर्म 15% ऑफ द ड्राई मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसमें भी ये होता है कि मोनोसैक्राइड्स होते हैं जो लिंक होकर पॉलीसैक्राइड्स बनती हैं. एंड देन लिपिड्स में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होती हैं जो कि आपस में मिलके ट्राइग्लिसराइड्स बना सकती हैं एंड दिस दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10%. जो बाकी 7% बचता है ड्राई मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का, उसमें स्मॉल इनऑर्गेनिक आयन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. वाटर, इट्स द मोस्ट abundant compound on earth. और लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म का मास है वो पानी से ही बनता है. ये पोलर है और इसी पोलैरिटी की वजह से ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट साबित होता है. इट्स अ सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स. ये बहुत ईजिली उसमें डिज़ोल्व होती हैं तो उससे एक सोल्यूशन बनता है. यानी कि सेपरेट नहीं रहती, वो उसके अंदर फुली मिल जाती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक compounds जैसे salts, sugars and amino acids. They are water loving. जो अनचार्ज्ड या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे लिपिड्स, ऑयल जैसे अगर हम वो पानी में डालें तो उसका एक लेयर बन जाता है. दैट्स बिकॉज इट्स हाइड्रोफोबिक. इट हेट्स वाटर एंड इट रिपेल्स इट. इनसे सोल्यूशन नहीं बनती क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं पानी में. जो दूसरा प्रॉपर्टी है वाटर का दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि कोई भी सब्सटेंस को 1 डिग्री से उसका जो 1 ग्राम है उसको 1 डिग्री से हीट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. वाटर की ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है 4.2 जूल्स विच इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी. ये बहुत ज़्यादा है. तो इसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत इजीली चेंज नहीं होता है. यानी कि पानी बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट हीटिंग. यानी कि इट कैन होल्ड एनर्जी बट इट वोंट हीट अप वेरी इजीली. और इसकी वजह से बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती हैं 2 जगहों पे. एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत पानी होता है. उसके अलावा जो सी होती है, जो पानी है, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रहता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से. द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन. दिस इज़ द बेसिस ऑफ स्वेटिंग.
तो इसमें होता ये है कि वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एक तो टू हीट हमने बात किया, उसके बाद वो फिर गैस में कन्वर्ट होने के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसकी वजह से जब एक एनिमल स्वेट करता है, उस पर एक पानी का समझ लो एक लेयर बनता है। इट स्टार्ट्स टू हीट अप, लेकिन उसके लिए उसको बहुत एनर्जी अब्जॉर्ब करनी होती है। तो वो बॉडी से एनर्जी अब्जॉर्ब करता जाता अंटिल फाइनली वो इतना हीट हो जाता है कि वो इवेपोरेट होने लग जाता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो जो भी एनर्जी उसने बॉडी से अब्जॉर्ब की थी वो अपने साथ साथ ले जाता है। सो दैट हीट एनर्जी इज़ एक्चुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो कैरियर है वो समझ लो वाटर है। तो वाटर इवेपोरेट होता है, अपने साथ साथ हीट एनर्जी लेके जाता है। एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म बाय विच एनिमल्स कूल वाया स्वेटिंग। Carbohydrates are also called saccharides, and these are the simplest of the 4 macromolecules जो मैंने पहले लिस्ट किए थे। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं और इनके 2 रोल्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एक सेल के लिए वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे ग्लूकोज। मैंने इधर जो है ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है क्योंकि ये एक मोनोसैकराइड है, तो ये बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ऊपर से इट्स द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट। इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अलावा ये एक रिंग स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि ये एक मोनोसैकराइड है तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर में होता है। इसमें जितने कार्बन्स हैं उतने ही ऑक्सीजन्स होती हैं और उनसे डबल हाइड्रोजन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक ग्लूकोज, इसमें 1, और इसकी जो काउंटिंग है वो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे ये जो ग्रुप है ना कार्बन का, जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल, ये जो चेन है इधर, ये ब्रांच है। ब्रांच हम सबसे एंड पे काउंट करते हैं, तो ये आपका आखिरी कार्बन होगा, ठीक है। तो जो इससे सबसे दूर कार्बन है वो आपका कार्बन 1 हो गया। या फिर आप इधर से शुरू कर सकते हैं, 6 5 4 3 2 1। ये इसमें 6 कार्बन्स हैं, इधर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन्स और फिर 12 हाइड्रोजन्स। इन मॉलिक्यूल्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और इसमें साथ साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लासिफिकेशन, सैकराइड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इनटू 3 ग्रुप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। मोनोसैकराइड्स, ये फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ग्लूकोज, और भी मोनोसैकराइड्स हैं, लेकिन अगर हम ग्लूकोज लें तो ये 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिपीट करें, इनके आपस में बॉन्ड्स डाल दें, तो फ्रॉम 2 to 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो कि बॉन्डेड हैं इस तरीके से एक चेन में, उनको हम ओलिगोसैकराइड कहेंगे। उसके बाद आते हैं पॉलीसैकराइड्स। अगर हम ये चेन ऑफ ओलिगोसैकराइड जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए एक चेन, और फिर उसी को हम दोबारा रिपीट करके इधर डाल दें ऐसे करके, तो ये आपस में दोबारा लिंक होगा। तो ये जो सेवरल चेन्स हैं ना जो आपस में लिंक्ड हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। अब इनका फॉर्मूला वही है, मोनोसैकराइड्स में CH2O होता है जिसमें N ही चेंज होता है, तो 3 से 7 तक हो सकता है। उसके अलावा x = 1। अब मैंने ये x इसलिए डाला है ताकि हमें पता हो कि हर इनमें कितने मोनोसैकराइड्स होते हैं। अब ज़्यादा मोनोसैकराइड में एक ही मोनोसैकराइड होती है, लेकिन ओलिगोसैकराइड में 2 to 10 मोनोसैकराइड्स बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये चीज़। फिर पॉलीसैकराइड्स में इसी के सेवरल चेन्स दोबारा फिर आपस में इंटरलिंक होकर पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स, क्योंकि ये सबसे जो है बेसिक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट। तो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। इसमें N = 6 जो मैंने बताया, तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होगा। उसके अलावा अगर कोई 6 कार्बन मोनोसैकराइड है उसको हम हेक्सोस शुगर कहते हैं।
मोनोसैकराइड्स आर द सिंपलेस्ट एंड स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज भी होते हैं, हेक्सोज भी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन यही दो हैं, पेंटोज या हेक्सोज। पेंटोज जैसे राइबोज फाउंड इन RNA, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों जो है हेक्सोज शुगर्स होती हैं। शुगर्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? वाया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। Oligosaccharides. These are less sweet and they are formed by a condensation reaction जिसमें H2O रिलीज होता है। अब इस कंडेंसेशन रिएक्शन में ये होता है, अब मैंने आपको बताया था कि ये काउंटिंग, तो ये 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक 1,4 लिंक बनेगा। कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये कार्बन नंबर 4 से एक OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी चला जाएगा। तो ये जब आपस में बॉन्ड हो जाते हैं तो ये H2O की तौर पे निकल जाते हैं। पीछे जो ऑक्सीजन है उससे ये वाला बॉन्ड जो है बेसिकली इसके साथ लग जाता है, ये जो कार्बन है, और फिर ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो न्यू मॉलिक्यूल है इसका नाम है एक ओलिगोसैकराइड, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मोनोसैकराइड्स बॉन्ड हुए हैं, तो ये एक डाइसैकराइड है। इसमें ये जो न्यू लिंक बना है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स यानी कि 2 मोनोसैकराइड्स बॉन्ड टू फॉर्म अ डाइसैकराइड। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। फिर 3 मोनोसैकराइड्स सिमिलरली फॉर्म अ ट्राइसैकराइड। अगर हम डाइसैकराइड्स को देखें तो माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये मेजर डाइसैकराइड्स हैं। पहला है माल्टोज, ये इट कैन बी फाउंड इन मॉल्ट शुगर, ठीक है, ये मॉल्ट शुगर है, दिस इज़ माल्टोज। इसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 इन्वॉल्व थे, उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के आपस में बॉन्ड्स बन गए। ये तब रिलीज होता है जब हम स्टार्च को डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, एमिलेज उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू माल्टोज। ग्लूकोज 1 2 फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, थोड़ा सा चेंज है उसमें, लेकिन बाय 1 2 वी मीन ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, तो वो ग्लूकोज 1 2 फ्रक्टोज होगा एंड दैट इज़ सुक्रोज बनेगा, विच इज़ केन शुगर। ये प्लांट्स में बहुत है और क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है देन ग्लूकोज, तो इसलिए इट इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट शुगर। फिर आखिरी है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, उसमें भी एक 1,4 लिंकेज बनती है और इसको हम कहते हैं लैक्टोज, मिल्क। अब ओलिगोसैकराइड्स को बनाने के लिए पानी रिलीज होता था, तो एक ओलिगोसैकराइड को डिवाइड करने के लिए इसका ऑपोजिट होगा, इसमें हमें पानी डालना होगा। H2O हम डालेंगे तो वापस वही हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, दस इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग अ बॉन्ड यूजिंग वाटर। Polysaccharides. Polysaccharides are long chains of many monosaccharides joined together by glycosidic bonds, यानी कि several chains हैं, उनके बीच में अब bonds आ गए हैं। There are 3 types. एक है starch, which is used as a storage molecule in plants. Glycogen, जो कि एक animal का storage molecule है, और cellulose. सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर का बहुत वाइटल कंपोनेंट है। स्टार्च, इट्स फंक्शन इज टू स्टोर ग्लूकोज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक पॉलीमर बनता है जो कि ग्लूकोज से बना हुआ, वो फिर हम पॉलीसैकराइड उसको कहते हैं, उसका नाम है स्टार्च। ये इनसॉल्युबल है और इसके से ग्रैन्यूल्स बनते हैं। अब ग्रैन्यूल्स बनते हैं तो वो सेल के अंदर एक तो रह सकते हैं, दूसरा ये कि क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर जो है नहीं मिले हुए हैं, तो वो वाटर पोटेंशियल नहीं चेंज करते हैं सेल का, इनसॉल्युबल है, तो ऑस्मोसिस नहीं होती, वरना अगर ये सॉल्युबल होते तो फिर पानी भी इनके साथ साथ सेल के अंदर चला जाता। Starch is a mixture of 2 types of polysaccharides. One is amylose, the other one is amylopectin.
सबसे ज़्यादा अमीलोपेक्टिन होती है स्टार्च में। उसमें ये होता है कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन ग्लूकोज। लेकिन फिर जो चेन्स के दरमियान, अब ये एक चेन है और ये एक चेन है, तो इनके दरमियान अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो इसमें 1,4 भी है, 1,6 भी है। एमिलोज जो है वो लिनियर है और वो एक हीलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऐसे ऐसे कॉयल हो जाता है। और एक जो ग्लूकोज का यूनिट है वो दूसरे ग्लूकोज के यूनिट से वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स नहीं होती। उसके अलावा जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर स्टार्च है और उसमें हम आयोडीन डालें तो वो डार्क ब्लू कलर शो होगा। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ह्यूमन डाइट इज़ स्टार्च, और ये आता है पोटैटोज़, व्हीट और राइस से। ग्लाइकोजन इज़ द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल्स। तो ये एनिमल्स में वही काम करता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये स्टार्च का एनालॉग है। ये अमीलोपेक्टिन से बहुत मिलता है, क्योंकि जो ग्लूकोज के दरमियान जो एक चेन है उसमें जो ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड है दैट्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फिर जो चेन्स के दरमियान जो लिंक है वो है 1,6, तो वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, इसका स्ट्रक्चर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है। इट्स अबंडेंट इन लिवर एंड मसल सेल्स। उसके अलावा रेड कलर इसका होता है आयोडीन टेस्ट में। मसल सेल्स में ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे अक्सर मसल्स जब वर्क कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो वो बहुत जल्दी ग्लूकोज को डिप्लीट कर लेते हैं, तो उनको एक इमीडिएट स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए और वो है ग्लाइकोजन। वो फिर ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, उससे ग्लूकोज निकालते हैं। सेल्यूलोज, दिस ओनली अकर्स इन प्लांट्स, और ये मेन कंपोनेंट है सेल वॉल की। सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है। अब ये भी पॉली 1,4 ग्लूकोज है, यानी ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बन रहे हैं ग्लूकोज के दरमियान। लेकिन फ़र्क यह है कि जो हमने पहले पढ़े थे स्टार्च और ग्लाइकोजन, उन सब में अल्फ़ा ग्लूकोज था, इसमें बीटा ग्लूकोज है। अब मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि इनका फ़र्क। ये अल्फ़ा ग्लूकोज में OH ग्रुप नीचे की तरफ है, और एज़ यू कैन सी इसका जो OH ग्रुप है कार्बन 4 का, वो भी नीचे की तरफ है। तो जब ये एक और इसी तरह का मॉलिक्यूल इसके साथ लगेगा तो दोनों OH ग्रुप्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो बॉन्ड है वो नीचे बनेगी, तो वो ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरीके से इधर नीचे बनती है हर दफ़ा। लेकिन जो बीटा ग्लूकोज है उसमें जो OH ग्रुप कार्बन 1 पे है वो ऊपर की तरफ है, वरस जो कार्बन 4 पे है वो नीचे की तरफ है। अब इसमें ये मसला होता है कि जब ये एक और मॉलिक्यूल इधर आएगा तो उसको ख़ुद को एक ना एक मॉलिक्यूल को रोटेट करना होगा। तो इस तरीके से अगर ये इसी का मॉलिक्यूल इधर साथ लग जाए तो वो रोटेट करे, तब OH ऊपर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर बनेगी। लेकिन फिर जो उसका कार्बन 1 वाला OH है वो फिर नीचे होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो न्यू उसके बाद बॉन्ड बनेगा वो नीचे होगा, एंड देन सो फॉर्थ, ऊपर नीचे। तो इस तरीके से इसका एक अल्टरनेट, जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनती हैं वो कभी ऊपर और कभी नीचे, तो ये इसका फ़र्क है स्ट्रक्चरली। बात आपने ये याद रखनी है कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज उस पर 1 नीचे की तरफ फेस हो रहा है, और जो बीटा ग्लूकोज है उसमें इट इज़ स्टिकिंग अपवर्ड्स। टेस्टलेस है, ये ऑर्डरलेस है एंड हाइड्रोफिलिक, ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा इट इज़ दी मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, और जो कॉटन फाइबर है उसमें इनफैक्ट 90% सेल्यूलोस है। लिपिड्स, अब हमारा जो दूसरा मैक्रोमोलेक्यूल है वो है लिपिड हाइड्रोफोबिक है, और उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगेन ये तीनों हैं।
इट्स एक्चुअली जस्ट एन एस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। अगर हम देखें कि कौन सा अल्कोहल, तो जो मोस्टली लिपिड्स बनते हैं वो ग्लिसरॉल से बनते हैं। ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उसमें 3 OH ग्रुप्स है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और 3 कार्बन्स हैं। उसके अलावा ये एक फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसिड है, ये इसके साथ एक एस्टर बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास ये है, ये COOH। अब अगर फैटी एसिड को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, तकरीबन 14 to 24 कार्बन यूजुअली, हमेशा इवन होंगे ये नंबर ऑफ कार्बन्स। और दूसरा, दे विल इंक्लूड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो तो वो लिक्विड बनाएंगे लिपिड, और वो उसको हम ऑयल कहते हैं। सैचुरेटेड वो सॉलिड होगा, जैसे एनिमल फैट्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये यूजुअली अनसैचुरेटेड प्लांट्स में यू विल फाइंड देम इन प्लांट्स जैसे पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये यूजुअली लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो एनिमल फैट्स हैं, जैसे मटन का जो फैट होता है, वो सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर। दे आर यूजफुल वाटर बैरियर्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हैं, तो ज़ाहिर पानी जो है उनसे आगे नहीं जा सकता। And therefore they are important constituents of the cell membrane. जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन्हीं से बनता है। इनकी जो बॉन्ड्स हैं, जब ये और ये बॉन्ड हो जाएंगे लिपिड बनेगा। जो एस्टर बॉन्ड है, इट स्टोर्स एनर्जी, तो इसलिए जब वो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो इनको ओवरऑल लिपिड्स को हम एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब हाइपोग्लाइसीमिक पीरियड्स, यानी कि जब इंसान के ब्लड में या बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो तब ये ट्राइग्लिसराइड्स या जो फैट होता है वो यूज़ होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उस एसाइल ग्लिसरॉल्स, इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, इन दोनों के दरमियान वही एस्टर बॉन्ड बनता है। ये सबसे वाइडली स्प्रेड है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड या नेचुरल लिपिड, इसको इस वाले मॉलिक्यूल को ये तीनों नाम है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड भी इसको कहते हैं। उसमें ये होता है 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तीनों ने बॉन्ड किया है तीनों कार्बन को, तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। जो फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो बॉन्डेड है इसके ये हाइड्रोजन के साथ। ये ऐसे होता है कि ये हाइड्रोजन और ये जो OH, ये तीनों लिबरेट होते हैं एज वाटर, और पीछे जो है ये एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। जो फैटी एसिड्स हैं उनमें हमेशा वही बात है, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, 4 to 30 हो सकते हैं, और उनमें वही COOH बॉन्ड होती है। ये वही बात है कि एनिमल फैट्स सॉलिड होते हैं क्योंकि वो सैचुरेटेड है, और प्लांट फैट्स लिक्विड होते हैं बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, तो उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.8। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, उसके बीच में एस्टर बॉन्ड्स बन जाती हैं। इनकी यूसेस ये हैं कि स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। दे यील्ड मोर एनर्जी दैन अदर कंपाउंड्स, यानी ये कार्बन और प्रोटीन से ज़्यादा, अगर हम कैलोरीज की बात करें एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज माइक्रोमोलिक्यूल्स की, तो फैट्स जब ब्रेक डाउन होती हैं, जब यूटिलाइज होती है बॉडी से, ज़्यादा कैलोरीज रिलीज होती हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है पर यूनिट ऑफ मास, यानी कि पर ग्राम या पर किलोग्राम। ये इंसुलेशन भी होती हैं। जब हम ठंडे एनवायरनमेंट में होते हैं तो जितना फ़ैट होगा उतना ही हम गर्म रहेंगे। उसके अलावा प्रोटेक्टिव, ये हमारे ऑर्गन्स को भी सराउंड करता है। जैसे एक पेरी पैंक्रियाटिक फैट होता है जो अराउंड द पैंक्रियस होता है, वो इसलिए होता है ताकि पैंक्रियस डैमेज ना हो।
तो ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को भी, इवन हमारी बोन्स को भी कह दो, जो सबक्यूटेनियस फैट है, और फिर कुछ जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होता है वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. The last molecule that we're going to look at within lipids are phospholipids. Phospholipids का जो structure है it's similar to triglycerides. इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉरी जो फैटी एसिड है उसके बजाय इधर फॉस्फेट लगा हुआ होगा जो कि ऐसे दिखेगा. वही ओ वाला बॉन्ड है लेकिन फ़र्क ये है कि ये पूरा एक फॉस्फेट है, PO4 नेगेटिव. इधर इसके साथ एक R ग्रुप भी लग सकता है, इट कैन हैव अदर ग्रुप्स अटैच टू इट, लेकिन ये होना लाजमी है फॉर टू बी अ फॉस्फोलिपिड. उसके बाद जो दूसरे दो हैं वो वही हैं. इधर देखें, ये फैटी एसिड और ये एक और फैटी एसिड. तो ये दोनों सेम एज ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन एक जो है वो फॉस्फेट से रिप्लेस हो गया. अब ये जो फॉस्फेट है ये उस तरफ मुड़ा हुआ, तो ये एक हेड सा बन जाता है उसका. और ये जो लॉन्ग टेल वाले हमारे फैटी एसिड्स हैं ना, जिनका बहुत लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो फिर टेल लाइक नज़र आते हैं. इसीलिए ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, क्योंकि फॉस्फेट इज़ पोलर एंड देयरफॉर हाइड्रोफिलिक. एंड जो फैटी एसिड्स हैं वो हमें पता है कि वो हाइड्रोफोबिक हैं और वो टेल्स फॉर्म करती हैं. अब ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है मेम्ब्रेन का. ये मेम्ब्रेन का एक जो है सेक्शन है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे बना हुआ है. एक ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है और ये एक और है, और ये इनकी जो टेल्स है वो एक दूसरे को फेस करती हैं, और जो फॉस्फेट वाला पार्ट है दैट्स फेसिंग दी आउटसाइड. So these properties of phospholipids, ये जो इनकी हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, it's very fundamental to cell membranes और उनकी function. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be on proteins and nucleic acids.